हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम फर्दर कवर करेंगे अपने चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़। वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने चैप्टर का जो नाम है वो गलत लिख दिया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बट आपको पता ही है कि चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की हम केस स्टडीज़ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स बना चुका हूँ जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को कवर हमने किया है। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर हम कुछ फर्दर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़। और साथ साथ जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट चली हुई है। हम अपना सिलेबस टोटली ख़त्म कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोस में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पूरा बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस कवर किया जा चुका है। और अब हमने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका नाम है केस स्टडीज़ प्लेलिस्ट, तो जिसके अंदर हम हर चैप्टर की केस स्टडीज़ को कवर कर रहे हैं। तो एक पूरे पैटर्न के साथ हम बिज़नेस स्टडीज़ की तैयारी करा रहे हैं ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कुछ फर्दर केस स्टडीज़ और पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 4 इसकी केस स्टडी का, जिसमें मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग टाइप की केस स्टडीज़ समझाऊंगा और करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 है, XYZ लिमिटेड फॉलो अ न्यू पॉलिसी दैट दे आर नॉट रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर परमानेंट बेसिस। दे वांट टू डू कॉस्ट कटिंग, देयरफॉर दे हायर पीपल ऑन टेम्पररी बेसिस। विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड हेयर। अब यहाँ पे पहले आप केस स्टडी को समझिए। XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो एक नई पॉलिसी फॉलो कर रही है और उनकी पॉलिसी ये है कि अब वो रिक्रूट नहीं करेगी एम्प्लॉयज़ को परमानेंट बेसिस पे, यानी कि वो परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट नहीं करेगी। दे वॉन्ट टू डू कॉस्ट कटिंग, देयरफॉर दे हायर पीपल ऑन टेम्पररी बेसिस। वो कॉस्ट कटिंग करना चाहती है इसलिए वो अब टेम्पररी बेसिस पे क्या करेगी, हायर करेगी लोगों को। विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड हेयर। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है, यानी कि किसको यूज़ नहीं किया जा रहा और किसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड ना किसी भी अपने एम्प्लॉय को परमानेंट नहीं कर रही है, विच मीन्स एम्प्लॉयज़ के अंदर इनसिक्योरिटी जगेगी और उनके मन में टेंशन क्रिएट होगी कि ये तो हमें निकाल देने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो इसलिए XYZ लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ जाएगा। लेबर टर्नओवर का मतलब कि जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होंगे उनमें इंक्रीज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट बेसिस पे उन्हें हायर कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे किस प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वो प्रिंसिपल था जिसके अकॉर्डिंग फ्योल का ये कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर रिक्रूट किए गए एम्प्लॉयज़ को टाइम देना चाहिए, मिनिमम टाइम देना चाहिए उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करने के लिए, और उनको टर्नओवर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगे और साथ साथ जो अदर लोग हैं जो सोच रहे हैं आपकी कंपनी में हायर होने की, उनका भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से विश्वास उठ जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस केस स्टडी का आंसर होगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, बिकॉज XYZ लिमिटेड भी यही तो कर रही है कि वो एम्प्लॉयज़ को परमानेंट बेसिस पे रख ही नहीं रही, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं, लेट्स मूव टू सेकंड केस स्टडी। द सेल्स मैनेजर असाइंड अ टारगेट ऑफ सेलिंग 40 RO इन अ मंथ to a group of 10 sales executive. They mutually decides to sell 4 purifiers each. However, selling one purifier, Ram, one of the sales executive, met with an accident. The other sales executive doesn't pay attention to the remaining target of Ram and concentrate on their own target. At the end, they sell 37 purifiers, which principle is violated here. अब यहाँ पे एक ये स्टडी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको आपको आराम से थोड़ा समझना पड़ेगा और ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा। तो एक सेल्स मैनेजर है, उन्होंने एक टारगेट दिया 40 RO बेचने का एक मंथ में। RO मतलब वाटर प्योरीफायर जो होते हैं उनको। तो 40 RO बेचने का एक टारगेट दिया गया सेल्स मैनेजर द्वारा अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, और इन 40 RO को बेचने के लिए उन्होंने 10 ग्रुप बनाए। ठीक है, कितने ग्रुप्स बनाए? 10 ग्रुप बनाए उन्होंने। अब इन्होंने 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के ग्रुप बनाए। अब ये जो ग्रुप्स थे इन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि अगर हर एक ग्रुप 4 ROB बेचेगा
ठीक है, एक मंथ में, तो वो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, विच मीन्स वो 40 RO सेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 10 × 4 40 होता है। तो जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो भी 10 ग्रुप बनाए गए थे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के, उन्होंने ये डिसाइड किया म्यूचुअली कि हर ग्रुप का मेन टारगेट होगा 4 वाटर प्योरीफायर को सेल करना, क्योंकि अगर 10 ग्रुप 4 सेल करेंगे तो फिर वो 10 4 40 हो जाएगा, यानी कि उनका टारगेट अचीव हो जाएगा एक महीने के अंदर। However, selling one purifier, Ram, one of the sales executive, met with an accident। यानी कि उनके एक ग्रुप में से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जिसका नाम राम था। तो यानी कि उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे उनमें से एक ग्रुप में एक मेंबर था जिसका नाम राम था। ठीक है, अब वो जो राम था उसने एक प्योरीफायर बेच दिया। उसको कितने बेचने थे? 4। उसने एक प्योरीफायर बेच दिया, पर एक प्योरीफायर बेचने के बाद उसका अब क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अब जो अदर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, अदर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो थे, उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उनका जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है राम नाम का, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो उसने एक तो बेच दिया, लेकिन उसके जो हिस्से के 3 बाकी थे उसे बेचने, उसका वो टारगेट कौन अचीव करेगा? अब हुआ क्या कि जो अदर सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो अपने टारगेट पे कंसंट्रेट करने लगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने कितने प्योरीफायर सेल किए? सिर्फ 37। बिकॉज राम तो इंजर्ड हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसके बाकी के बचे 3 प्योरीफायर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा फ्योल का, एस्पिरेट द कॉर्प्स। एस्पिरेट द कॉर्प्स प्रिंसिपल ये कहता था कि हमेशा एक मैनेजर को अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक टीम वर्क की जो फीलिंग है उसको क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। एक स्पिरिट को डेवलप करना चाहिए टीम वर्क की। ठीक है, और टीम वर्क मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। अब अगर इन 10 ग्रुप्स के अंदर टीम वर्क होता तो शायद कोई दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव राम का काम या राम का जो टारगेट था बाकी 3 प्योरीफायर बेचने का, वो भी पूरा कर सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फीलिंग ऑफ टीम वर्क नहीं थी, या आप कह सकते हो स्पिरिट ऑफ टीम वर्क नहीं थी इन सब एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, इस वजह से राम का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका टारगेट किसी और ने भी पूरा नहीं किया, क्योंकि सब अपने तक ही लिमिटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ? एस्पिरेट द कॉर्प्स का। एस्पिरेट द कॉर्प्स प्रिंसिपल यही कहता है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमेशा एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को म्यूचुअली ट्रीट करना चाहिए, और उन्हें कभी भी आई नहीं यूज़ करना चाहिए। कन्वर्जेशंस के अंदर वी का यूज़ करना चाहिए, विच मीन्स आई को रिप्लेस करना चाहिए वी से, और साथ साथ टीम वर्क की जो फीलिंग है उसे डेवलप करना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ताकि वो साथ मिलके काम करें और कोऑर्डिनेशन हो सबके बीच में। ठीक है, तो इस केस स्टडी के अंदर एस्पिरेट द कॉर्प्स प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। Question number 3, in one of the technique of scientific management, Taylor divide organization in planning and production department. It is very easy, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। पहले तो यहाँ पे इन्होंने 3-4 हिंट हमें दे दी। सबसे पहला हमें टेक्निक का नाम बताना है। अब टेक्निक आपने पढ़ी कितनी है? टोटल 7 टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला कि एक ऐसी टेक्निक का नाम बताओ जिसमें टेलर ने डिवाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो ये सिर्फ एक ही टेक्निक है जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो फंक्शनल फोरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर टेलर ने ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 सुपीरियर्स थे और प्रोडक्शन में 4 सुपीरियर्स थे, या जिन्हें आप फोरमैन कहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया था टेलर ने इसमें हर एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 जो थे फोरमैन रखे थे, ताकि हर ऑपरेशन में उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्टेन की जा सके। इस वजह से उन्होंने एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 कम से कम फोरमैन रखे थे, जिसमें आपका आ जाता है रूट क्लर्क, गैंग बॉस, ठीक है, रिपेयर बॉस, तो ये सारे आपके आ जाते हैं इसके अंदर, डिसिप्लिनेरियन। तो ये सारे आपके जितने भी जो फोरमैन्स थे उनको रखा गया था एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, ताकि उसके हर ऑपरेशन को, हर काम में उसकी एफिशिएंसी हो। ठीक है, let's move to question number 4. Samar is a worker in Oyo Limited, a hotel company. He provided instruction by one of his superior. Another superior lays down the sequence of operation. His speed, efficiency and quality of work are also supervised by different superiors. Which concept is used here? यहाँ पे बोल रहे हैं समर जो है वो ओयो नाम की कंपनी में काम करता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके एक सुपीरियर द्वारा।
लेकिन उसके बाद एक और सुपीरियर था जिसने उसे उसके ऑपरेशन का सीक्वेंस बताया कि कैसे उसे काम को परफॉर्म करना है। फिर कुछ और सुपीरियर्स भी थे जो उसके ऊपर, जिस आप कह सकते हो उसको गाइड कर रहे थे और उसके ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे, उसको सुपरविजन कर रहे थे उसके काम का, उसकी स्पीड को देख रहे थे, उसकी एफिशिएंसी को देख रहे थे, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को देख रहे थे। तो बहुत सी सुपरवाइजर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे, उसके काम को सुपरवाइज कर रहे थे। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है? सेम, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में जो टेलर थे उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड का बिल्कुल ऑपोजिट किया था। यूनिटी ऑफ कमांड में जहाँ फियोल ने कहा था कि एक टाइम पे एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है, वहीं टेलर ने बिल्कुल यहाँ पे जज्बात पलट दिए और उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सबऑर्डिनेट से बिल्कुल बेस्ट वर्क चाहिए, उसका हर काम एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने एक सबऑर्डिनेट के ऊपर कम से कम 8, यानी कि टोटली 8 जो थे फोरमैन रख दिए, जिससे सबऑर्डिनेट का हर एक छोटे से छोटा ऑपरेशन बेस्ट से बेस्ट हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी वर्क मिले। तो यही तो सेम कहा गया है कि एक सुपीरियर जो था वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, एक सुपीरियर उसके ऑपरेशन का सीक्वेंस बता रहा था, कुछ सुपीरियर्स उसकी स्पीड चेक कर रहे थे, कुछ सुपीरियर उसकी एफिशिएंसी चेक कर रहे थे, कुछ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क को देख रहे थे। तो जब वो इतने सारे सुपीरियर्स से सुपरवाइज़ किया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस को, तो कौन सा यहाँ पे टेक्निक यूज़ हो रही है? यहाँ पे टेक्निक या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी क्या कहती है? सीताराम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ LYT Limited wants to increase the speed of packaging. In order to eliminate the unnecessary movements of worker in packaging, he installed a movie camera in the factory. Which concept is used here? अब यहाँ पे एक लाइन है जिससे मैं डायरेक्टली आंसर को पहचान लेता अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता, जहाँ पे आपको ये लिख के दिया है अननेसेसरी मूवमेंट्स। और अननेसेसरी मूवमेंट्स को अगर रोकना है तो आपने पढ़ा होगा, एक टेक्निक थी जिसका नाम था मोशन स्टडी। सो मोशन स्टडी इज़ अ टेक्निक इन विच अ सुपरवाइजर सुपरवाइज द अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द वर्क, by which the supervisor can eliminate the unnecessary movements and increase the efficiency and reduce the time wastage of an employee during a work. तो ये पूरा क्या था? हमारा मोशन स्टडी था। तो यही बोला है क्वेश्चन को, मेरे को लगता है समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। सीताराम एक प्रोडक्शन मैनेजर थे LYT लिमिटेड के, ठीक है। उनको क्या करना था, जो वर्कर्स काम कर रहे थे, जो पैकेजिंग का काम कर रहे थे, उनकी स्पीड को और इंक्रीज़ करना था। लेकिन हो क्या रहा था कि वो वर्कर्स बहुत सी अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे थे। तो जो सीताराम थे वो चाहते थे कि एलिमिनेट कर पाएँ उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को वर्कर्स की पैकेजिंग के टाइम पे। तो उन्होंने एक मूवी कैमरा लगाया। अब अगर आपको ना पता हो तो जो बच्चा बहुत डिटेल में पढ़ रहा होगा ना, या जो मेरे चैनल से पढ़ रहा होगा, उसे पता चल जाएगा। तो मैंने मोशन स्टडी में आपको बताया था कि मोशन स्टडी को चेक करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज़ करा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर द्वारा, जैसे कि मूवी कैमरा, ठीक है, CCTV कैमरा। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फैक्ट्री में उस मूवी कैमरा का यूज़ किया जा रहा था। तो जो भी एम्प्लॉय अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा था उसकी उस मूवमेंट को एलिमिनेट कर दिया गया सीताराम यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोशन स्टडी। यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है? यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ किया गया है टेलर की, जिसका नाम है मोशन स्टडी। 6th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू। ये जनरली मैंने खुद ही बनाए सारे। सो नेम द प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना है इस फॉलोइंग पिक्चर से। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक सुपीरियर 1 है जो बोल रहा है रमेश यू हैव टू डू माई वर्क फर्स्ट, यानी कि रमेश, ये रहा रमेश, कि तुम्हें मेरा काम सबसे पहले करना है। सुपीरियर 1 ऐसा कह रहा है। वहीं सुपीरियर 2 वो क्या कह रहा है? रमेश यू शुड डू द वर्क फर्स्ट गिवन बाय मी, यानी कि तुम्हें मैंने जो काम दिया है वो तुम पहले करोगे। अब एक सुपीरियर है, एक दूसरा सुपीरियर है, दोनों रमेश के पीछे पड़ गए हैं। ये रहा रमेश और बोल रहे हैं कि तुम्हें पहले मेरा काम करना है, और ये दूसरा बोल रहा है नहीं तुम्हें पहले मेरा काम करना है। और रमेश क्या है? रमेश रो रहा है बेचारा यहाँ पे और बोल रहा है ओ गॉड हुज़ ऑर्डर आई शुड फॉलो, मैं किसका ऑर्डर पहले फॉलो करूँ। तो बहुत ही सिंपल, आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए, कि यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है
कि एक टाइम पे एक सुपीरियर ही ऑर्डर दे सकता है सबॉर्डिनेट को, ताकि सबॉर्डिनेट को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वो किसका ऑर्डर पहले फॉलो करें, और साथ में सबॉर्डिनेट को कोई एक्सक्यूज़ ना मिल सके, ठीक है, लेट गो करने का काम को, और ना ही कॉन्फ्लिक्ट हो दो सुपीरियर्स के बीच में। पर यहाँ पे वही हो रहा था जो मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो है उसका वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट केस स्टडी ऑफ पार्ट 3। सो इसमें बोला है सरगम एंटरप्राइजेज सेट देयर गोल, they know that for achieving the goal they have to perform a lot of operations. Therefore Sargam enterprises think to make different departments to make their work simpler by which they can achieve their goal, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सरगम एंटरप्राइजेज नाम का एक एंटरप्राइज है जिन्होंने अपना एक गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया। उन्होंने वो अपने गोल को अचीव करना चाहते थे, तो उन्हें पता था कि उन्हें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि दे हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, उन्हें बहुत ही डेली रूटीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसीलिए सरगम एंटरप्राइज ने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, ताकि वो अपने काम को ज़्यादा सिंपलर रख सके, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकें। अब यहाँ पे एक ही लाइन से आपको समझ जाना चाहिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मतलब यहीं से पता चलता है काम को डिवाइड कर दिया और हर काम के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। और ये वाली लाइन से भी बहुत सिंपली समझ आ जाता है कि अपने काम को क्या बना दिया, सिंपलर बना दिया। वो अपने काम को सिंपलर बनाने के लिए उन्होंने काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल यूज़ होता है जिसका नाम आप सभी को पता है, जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ऑल एंड ऑल ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 7 और केस स्टडीज़ देखी, जिसमें बाकी यूनिक कॉन्सेप्ट्स थे अगर हम पिछले वीडियो के बेसिस पे कंपेयर करें। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अभी केस स्टडी प्लेलिस्ट भी चल रही है, आगे एक और प्लेलिस्ट निकालने की मैं सोच रहा हूँ, जब हमारी केस स्टडीज़ सारे चैप्टर्स की कवर हो जाएंगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट निकालेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ के अंतर्गत, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और प्लीज़ प्रोवाइड मी एनी मोटिवेशन बाय द मीन्स ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके बाय।